गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? मैं आपका शुभचिंतक पुष्पल सैनी। और पढ़ाई लिखाई आप लोग कैसे चल रही है? क्या जो वीडियो बना रहा हूँ क्या आप लोग उसको देख रहे हैं प्रॉपर, क्या उससे कुछ सीख रहे हैं? और नहीं देख रहे हैं तो देखिए और उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आज हम आपके लिए लाए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था एसी सर्किट, और एसी सर्किट में हमने कल पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट कैसे करते हैं हम लोग, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट से फिर हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा था। और एलसीआर सर्किट जो था वो सीरीज एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम आपके लिए लाए हैं, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर आपके मोहल्लों में होंगे या फिर आपके घरों में जो डिवाइस या अप्लायंस यूज हो रहे हैं उन अप्लायंस में भी हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं। बात आती है कि ट्रांसफार्मर नाम सुना सुना सा है। ट्रांसफार्मर होता क्या है या कैसे हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ये, और साथ में इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पे, तो इसलिए ओवरऑल हम ये कहें तो टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात सबसे पहले आती है कि ट्रांसफार्मर है क्या। और अगर मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या डिफरेंस है, तो ये नॉर्मली आप सब जानते होंगे कि जनरेटर है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस की बात करता तो ये मेन डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच आर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और while the electric motor is a device which are convert electrical energy into mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि जहाँ पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही हो डिवाइस द्वारा। जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद में मोटर का जो रोटेटर होता है, जो मूविंग पार्ट्स होता है, उसे आप रोटेटर बोलते हैं। और क्योंकि हर डिवाइस में दो पार्ट्स होते हैं, जैसे मोटर है, मोटर में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, और एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसे हम रोटेटर बोलते हैं। और स्टेशनरी पार्ट के अंदर ही होता है रोटेटर आपका। फिलहाल ये तो सब आगे की बातें हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि जनरेटर और मोटर में। बात आज अगर ये की जाए कि ट्रांसफार्मर और मोटर में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है कि मोटर क्या है, रोटेटिंग पार्ट होता है मोटर में, है ना, वही रोटेट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which are convert high frequency signal into low frequency signal और low frequency signal into high frequency signal और वाइस वर्सा। यानी कि अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। देखने के लिए ट्रांसफार्मर बहुत सारे होते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर जो अप्लायंस में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कई तरीके के, जैसे हम कह सकते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, कोर टाइप भी ट्रांसफार्मर होता है, तो कई सारे टाइप के ट्रांसफार्मर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर सिंपल सी बात, इसके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक बात, एक लाइन में आपको समझ में आ गई कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो
हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में या फिर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात की ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पर करता है, ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफार्मर, ठीक है। इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द नाइबरिंग कॉइल। यानी नाइबरिंग कॉइल में करंट की वैल्यू को अगर हम फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, और जिसके चेंज होने से एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वही ईएमएफ क्या करता है? इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। तो सिंपल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत आपको है नहीं। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर के बारे में हम क्या समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है बेटा वो डीसी पे ऑपरेट नहीं होता है, केवल और केवल एसी पे ऑपरेट होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है कि ट्रांसफार्मर इज वर्क ऑन द, और ऑप्शन दे दिया आपको एसी या फिर डीसी या फिर बोथ एसी एंड डीसी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा बात याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो केवल और केवल एसी में वर्क करता है, डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। अब डीसी में ऑपरेट करने के पीछे रीजन भी है कि डीसी की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, और जब डीसी की फ्रिक्वेंसी जीरो होगी तो इसका मतलब है कि फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो फ्लक्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा, जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होने की कोई वजह नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो केवल और केवल एसी पे वर्क करता है, नॉट डीसी पे। तीसरी बात, एक बात और समझते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है ये कभी भी दोनों सिग्नल का मतलब वोल्टेज और करंट, दोनों सिग्नल्स को एक साथ में कभी भी ना तो इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज करता है। यानी अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो करंट को डिक्रीज करेगा, या वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो फिर करंट को डिक्रीज करेगा। इस तरीके से एक साथ करते हैं। ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है, बड़ा आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि ये ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है। तो ट्रांसफार्मर दिखने के लिए हमको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्राइमरी कॉइल है, और यहाँ पर हमने क्या दिया, एसी इनपुट दे दिया। जैसे हमने कहा कि इनपुट है ये, और ये बाइंडिंग है, और बीच में ये रॉड होती है, और ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी हो गया, और इसमें हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दी, और लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ पर पूरा लोड निकाला जाए, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, यहाँ पर आउटपुट मिलता है। आप इसके ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आप जानते हैं? नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सब में सेकेंडरी बटे प्राइमरी करना होता है। N2 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन G1 इक्वल टू B2 अपॉन B1। तो बस आपको ध्यान रखना है कि करंट में ही क्या होता है हमारा, करंट में ही हमारा क्या होता है? I1 अपॉन I2। तो बाकी सब में हमारा प्राइमरी होता है। और जो ये होता है बेटा किसके बराबर होता है? के के बराबर। के का मतलब है यहाँ पर जो के क्या है, इस के को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा टर्न रेशियो। इसका एक और नाम होता है, इसे क्या कहते हैं? टर्न रेशियो, टर्न रेशियो। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस टाइप का है। तो ट्रांसफार्मर किस टाइप का मतलब है, ट्रांसफार्मर यहाँ पर हम दो टाइप के पढ़ते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में क्या है कि स्टेप अप का मतलब ही होता है कि ट्रांसफार्मर करेगा क्या स्टेप अप में,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि लो फ्रीक्वेंसी को या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि नाम ही है उसका स्टेप अप। ध्यान से देखते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि स्टेप अप जो है वो वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। और कौन से वोल्टेज को इंक्रीज करेगा? जो कम वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज को, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा तो स्टेप अप हो जाएगा। और अगर क्या करेगा, हाई को अगर लो में करेगा, हाई को किस में करेगा, लो में कन्वर्ट करेगा, तो यानी कि वो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो केवल और केवल कहाँ पर होता है, जहाँ पर जनरेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं, डैम वगैरह में हो गया। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वहीं पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। बाकी हम सभी जगह क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कभी आपसे कोई पूछ ले कि आपके मोहल्लों में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये जो मोहल्लों में है या फिर कहीं पर भी है, केवल और केवल जनरेशन को छोड़ के जहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं वो सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो सब, और जो देखते हैं कि 33 केवी सप्लाई जो आती है उसको कम करते 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 जो मोहल्ले के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही 220 वोल्ट जो है वो हमारे घरों में आती है सप्लाई। तो ये तो बात तो हमें पता चल गई कि सभी जगह हम स्टेप डाउन का यूज करते हैं, बाकी केवल और केवल जनरेशन पॉइंट पर ही हम स्टेप अप का यूज करते हैं। अब इस टर्न रेशियो से हम कैसे पता करेंगे कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, या कभी आप ही को मिल जाए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है या लो, या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कैसे पता करेंगे कि ये स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है? तो उसको हम टर्न रेशियो से पता कर सकते हैं। या तो टर्न रेशियो से हम क्या कर सकते हैं कि अगर के की वैल्यू अगर क्या है, के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेप अप है। तो स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो सेकेंडरी में क्या होंगे, सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी है प्राइमरी है। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि वो स्टेप अप होगा। और अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हो गए तो, जैसे हमने कहा ये प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है, ये प्राइमरी, और यहाँ पर मैंने कहा कि सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है। तो अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसका मतलब स्टेप डाउन हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया है और ये हमारा क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है और यही वरदान है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, फिर से देख लीजिए, N2 अपॉन N। N2 का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ठीक है। और यहाँ पर N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक। ऐसे ही ईएमएफ हो जाएगा सेकेंडरी का, ये E1 क्या हो गया, प्राइमरी का ईएमएफ। और V2 क्या है, वोल्टेज इन सेकेंडरी, और V1 वोल्टेज इन प्राइमरी। बस ध्यान देना है तो वो हमें करंट पे देना है कि करंट क्या होता है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी का रेशियो होता है। अब यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले एक और बात समझते हैं कि अगर हम बात करें कि आइडियल अगर बनाना हो इसको, ट्रांसफार्मर को आइडियल, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रांसफार्मर को अगर आइडियल बनाना है तो आपको हंसी आ जाएगी कि आप ट्रांसफार्मर को कैसे आइडियल बना सकते हैं। तो आइडियल बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आइडियल कुछ होता नहीं है ना, और एक मानक होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड को अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो हम कह सकते हैं वो आइडियल। अब आइडियल के लिए ऐसे कोई, आप में से कोई अपने पापा को आइडियल मानते होंगे, या फिर कोई महात्मा गांधी को आइडियल मानते होंगे, या फिर कोई चंद्रशेखर आजाद को मानते होंगे, या आप अपने किसी टीचर को आइडियल मानते होंगे, और कोई हो सकता है कि शाहरुख खान को आइडियल मानते हो, है ना। तो ये ऐसा हो सकता है। तो आइडियल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान के अंदर कोई बुराई नहीं है, या महात्मा गांधी के अंदर कोई बुराई नहीं थी, या फिर चंद्रशेखर की
अंदर कोई बुराई थी? बुराई थी, सब में थी, क्योंकि बिना बुराई के कोई इंसान हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो बुराई होंगी। तो आइडियल का मतलब है कि जो चीज़ हम आप में देखना चाहते हैं, अगर वो आप उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए आप आइडियल हैं। तो ऐसे ही आइडियल ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर कब होगा? जब उसकी इफिशियंसी क्या होगी? 100% होगी। और ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के लिए तुम्हें एक फार्मूला पता है? इफिशियंसी कैसे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की? ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालना, तो इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और बेटा एक बात हमेशा याद रखेंगे कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है। अगर आपको ट्रांसफार्मर की कभी भी एफिशिएंसी निकालनी हो तो हमेशा उसमें आउटपुट पावर देखेंगे और इनपुट पावर देखेंगे। इसको अगर चाहे तो और भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू, क्या बोलते हैं एफिशिएंसी को, सिंबल। आउटपुट पावर क्या होगी? पावर होती है P इक्वल टू पी आई। और अगर आउटपुट पावर निकाला तो आउटपुट मिलता है कहाँ पे? सेकेंडरी मिलता है। तो सेकेंडरी के लिए क्या होगा? बी एस आई एस अपॉन बी पी इंटू आई पी इंटू 100। तो हम इस तरीके से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले को। ठीक है। आप इसमें आप बताइए कि अगर ट्रांसफार्मर को अगर हमें आइडियल बनाना है तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? 100% होनी चाहिए। 100% एफिशिएंसी का मतलब कि जितना हम उसको इनपुट पावर दे रहे हैं उतनी हमें आउटपुट पावर मिल जाए बिना लॉस के, तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि जितनी आप इनपुट पावर दे रहे हैं और आपको उतनी ही आउटपुट पावर मिल जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं और उस लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इसको आइडियल बनाने के लिए तो हमें यही होगा कि आइडियल के लिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इसमें लॉसेस की अगर बात करें तो कई सारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, जैसे हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस या कॉपर लॉस की बात करें या फिर एडी करंट लॉस की बात करें या कोर लॉस की बात करते हैं, तो ये देयर आर 4 टाइप्स या 5 टाइप्स। लिंकेज, लीकेज भी लॉसेस होते हैं। तो अगर देखें तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होने वाले लॉसेस के बारे में, तो लॉसेस क्या है? तो कोर लॉस हो सकते हैं या फिर कॉपर लॉस कह सकते हैं या फिर हम एडी करंट लॉस कह सकते हैं, फिर या तो हम लीकेज लॉसेस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे लॉसेस हैं और यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको आइडियल ट्रांसफार्मर बोला जाए तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये समझ जाइए कि जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर के बराबर। क्लियर? तो ये तो ट्रांसफार्मर की कहानी हो गई या ट्रांसफार्मर की थ्योरी आपके लिए हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं एग्जाम में तो आप इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए बस सिंपल सी आपको एक इक्वेशन याद रखनी है और एक छोटा सा एक फार्मूला याद रखना है। बाकी इसके अलावा इसमें आपको कोई ज़्यादा याद रखने वाली बातें नहीं है। तो आइए इसमें एक न्यूमेरिकल्स हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सब लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आइए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर पर। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो क्या है? कह रहा है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन आ गया आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर को मतलब समझ में आ गया कि जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100%। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कह रहा है एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 200 है। और जबकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000 respectively. If the power input to the primary is 10 किलोवाट, यहाँ पर आपको पावर दी गई है, प्राइमरी की पावर दी गई कितना? 10 किलोवाट दी गई है। और जैसे ही आपको 10 किलोवाट दिया तो आंख बंद करके तुरंत इसको क्या कर लें? वाट में कन्वर्ट कर लें। तो ये 10 इंटू क्या होगा? 10 की पावर 3 वाट। फिर कह रहा है कि 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड प्राइमरी करंट। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर निकालना है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का मतलब है आउटपुट हमें कहाँ पर मिलता है? सेकेंडरी मिलता है। तो इसका हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है।
और हमें क्या निकालना है, प्राइमरी करंट निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जानते हैं, अभी हमने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है N2/N1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालना है, किसका निकालना है, आउटपुट का। यानी आउटपुट कहाँ मिलता है, सेकेंडरी। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा बात करूँ तो E2 की वैल्यू निकालनी। तो E2 की वैल्यू निकालनी, तो आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर तो आपको इक्वेशन मैंने बताई थी N2 N2/N1 इक्वल टू E2/E1। और हमें निकालना सेकेंडरी का वोल्टेज। तो सेकेंडरी का वोल्टेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंडरी का वोल्टेज जब निकालेंगे तो E2 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, N2/N1 इंटू E1। और आपको N2 की वैल्यू दी गई 1000 रखा। N1 की वैल्यू आपको दी गई 200 रखा। और आपको इनपुट वोल्टेज आपको दिया गया 200। ये दिया गया आपको 200 वोल्टेज रखा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 2 बन गया, 2 चला गया। तो यहाँ से क्या होगा, 2 जीरो ये आ गया, 1 जीरो ये आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1000 वोल्ट। ये आ गया सेकेंडरी में। अब निकालना है हमें क्या, प्राइमरी में करंट निकालनी। अच्छा, प्राइमरी में करंट निकालनी, तो प्राइमरी में करंट निकालने के लिए तो हमें या तो सेकेंडरी में करंट पता हो तो निकाल सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी में तो करंट पता नहीं, क्योंकि अगर सेकेंडरी में होता तो हम लगा देते हैं N2/N1 इक्वल टू I1/I2, और वहां से हम I1 की वैल्यू निकाल लेते। अब दुर्भाग्य ये है कि ना तो हमें I2 पता है, ना हमें I1 पता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लेकिन हमें पावर दी गई बेटा। पावर कितनी है, 10 किलो वाट दी गई। और 10 किलो वाट किसकी पावर दी गई, इनपुट की पावर दी गई। तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है P1 इक्वल टू VI, E1/I1। अब यहाँ से हमें I1 की वैल्यू निकालनी और P1 दिया गया, यानी पावर इनपुट की दी गई है और हमें इनपुट का वोल्टेज पता दिया। तो यहाँ से हम क्या I1 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से I1 इक्वल टू हो गया P1/E1। और P1 आपको दिया गया है 10 किलो वाट, तो इसको वाट में कन्वर्ट कर लिया अपॉन 200। यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लिया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, और एक कितना आ गया 5, कितना आ गया 50 एम्पियर। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको नई वीडियो में, तो उसके लिए आपको और क्वेश्चंस करने के लिए आप देखिए नई वीडियो को। थैंक यू।